कावेरी देवी बाथरूम में बेसुध पड़ी थी। शाम में छोटी बहू राधिका ऑफिस से आई और सास के कमरे में चाय लेकर गई तो देखा कि वे बेहोश हैं। राधिका घबरा गई, तुरंत पति को फ़ोन किया। पति और जेठ दौड़े दौड़े आए। जरूर दोपहर में नहाते समय माँ का पैर फिसल गया होगा और सिर लोहे के नल से टकरा गया होगा। छोटे बेटे ने कहा, पर अभी सांस चल रही है। जल्दी चलो राजेश, हम माँ को बचा सकते हैं। राधिका तुम जाकर जरा एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करो, तब तक हम माँ को बिस्तर पर लिटाते हैं। हाँ, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। घबराई हुई राधिका ने तुरंत एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। आनन फानन में माँ को पास के सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। ब्रेन हेमरेज का केस था। माँ को वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखा गया। तब तक बड़ी बहू अनीता भी ऑफिस से अस्पताल आ गई। उसके दोनों लड़के ट्यूशन के बाद घर पहुंच गए थे। राधिका की बिटिया माँ के साथ ही अस्पताल में थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। आज से करीब 20 साल पहले कावेरी पति जगदीश और 2 बेटों के साथ इस शहर में आई थी। उन्होंने गोकुल धाम कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। ये एक पॉश कॉलोनी थी। आस पड़ोस भी अच्छा था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। पर करीब 15 साल पहले जगदीश नहीं रहे, तब कावेरी जी ने अपना दायित्व निभाया। दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे खुद सरकारी नौकरी में थी। पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने घर को बड़ा करवाया, 2 फ्लोर और बनवा लिए। फिर अच्छे से घरों में बेटों की शादी करा दी। बेटों की शादी के बाद ग्राउंड फ्लोर में वह अकेली रहने लगी। ऊपर के दोनों फ्लोर में उनके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ रहते। बेटे बहू माँ का पूरा ख्याल रखते, खासकर छोटी बहू राधिका सास का ज़्यादा ख्याल रखती। वह फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, सो फटाफट चाय नाश्ता खाना आदि बनाकर सास को दे आती। शाम को बड़ी बहू के दोनों बेटे भी आकर दादी के पास ही खेलने लगते और चाची के हाथ के बने स्नैक का मजा लेते। 2 साल पहले दोनों बेटों ने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया था। दोनों इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे। दोनों बहुएं काम पर जाती थी, इसलिए दिन भर घर से बाहर रहती। रिटायरमेंट के बाद कावेरी देवी पीछे से उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखती। खासकर छोटी बहू की बिटिया तो उनकी गोद में ही बड़ी हुई थी। हादसे के बाद पूरा परिवार अस्तव्य था। 3-4 दिन कावेरी जी अस्पताल में ही रही। पूरे परिवार की रूटीन बदल गई। कावेरी जी घर में होती थी तो सब कुछ कायदे से चलता था। दोनों बहुओं को बच्चों की चिंता नहीं रहती थी। बच्चे स्कूल और ट्यूशन से जल्दी भी आ जाते तो तुरंत दादी के पास पहुंच जाते। घर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती थी। दादी हमेशा सबके लिए हाजिर रहती। पर आज दादी ही परेशानी में थी तो जाहिर है पूरा परिवार परेशान था। चौथे दिन डॉक्टर ने आकर सॉरी कह दिया। कावेरी जी बच नहीं सकी। 2 दिन तक घर में मातम पसरा रहा। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। धीरे धीरे सब चले गए। फिर शुरुआत हुई एक खास मसले पर बहस की। मसला था जायदाद का बंटवारा। माँ ने कोई वसीयत जो नहीं छोड़ी थी। बड़े बेटे ने शांति से सुलह की बात की। देखो, माँ ने कोई वसीयत तो लिखी नहीं। अब झगड़े के बजाय क्यों ना आपसी सहमति से हम जमीन जायदाद को 2 बराबर हिस्सों में बांट ले। दोनों भाइयों को बराबर की संपत्ति मिल जाएगी। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मगर बड़ी बहू यानी अनीता अपने पति का फैसला सुनकर बिफर पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम बड़े हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। राधिका की एक ही बेटी है, उसे कम मिलना चाहिए। पर भाभी, ऐसा क्यों होगा? बड़े होने का मतलब ये तो नहीं है कि हर चीज़ आपको ज़्यादा मिले। राधिका ने कितना कुछ किया है माँ के लिए। हमेशा उनके खाने पीने का ख्याल रखती रही है। ज़्यादा मुंह न खुलवाओ देवर जी। खाने का ख्याल रखा तो उससे ज़्यादा पाया भी है।
माँ जो भी चीज़ मंगवाती थी पहले राधिका के हाथ में रख देती थी। राधिका कभी पूरा गटक जाती तो कभी थोड़ा बहुत मेरे बच्चे को देती। फिर यह क्यों भूलते हो कि तुम्हारी बेटी प्रिया को माँ ने ही पाला है। राधिका कितने आराम से प्रिया को माँ के पास छोड़कर ऑफिस चली जाया करती थी, जबकि मेरे समय में माँ नौकरी करती थी। अपने दोनों बेटों को मैंने खुद पाला है, माँ ने जरा भी मदद नहीं की थी मेरी। पर दीदी, आपके बच्चे जब छोटे थे तब यदि माँ नौकरी करती थी तो इसमें मेरा क्या दोष। मेरी बच्ची को माँ ने पाला, मैं मानती हूँ, मगर ऐसा करने में माँ को खुशी मिलती थी। बस इतनी सी बात है। इन बातों का जायदाद से क्या लेना देना। देख राधिका, तू हमेशा बहुत चालाक बनती फिरती है। भोली सी सूरत के पीछे कितना शातिर दिमाग पाया है ये मैं भली भांति जानती हूँ। चुप करो अनीता, चलो मेरे साथ। इस तरह झगड़ने का कोई मतलब नहीं। चलो। बड़ा भाई पत्नी को खींचकर ऊपर ले गया। उसके दोनों बेटे भी माँ की इस हरकत पर हतप्रभ थे। वे भी चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर पढ़ने लगे। राधिका की आंखें डबडबा आई। पति ने उसे सहारा दिया और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अनीता की बातों ने उन दोनों को गहरा संताप दिया था। राधिका अपनी जेठानी के व्यवहार से हतप्रभ थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब बड़ी बहू अनीता ने राधिका से बातचीत करनी बंद कर दी। वह केवल व्यंग ही किया करती। राधिका कभी जवाब देती तो कभी खामोश रह जाती। तीनों बच्चे भी सहमे सहमे से रहते। दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता ही गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। जायदाद के बंटवारे का मसला अधर में लटका रहा। एक दिन अनीता का छोटा बेटा ट्यूशन के बाद पहले की तरह अपनी चाची राधिका के पास चला गया। राधिका ने पकौड़ियाँ बनाई थी। वह प्यार से बच्चे को चाय और पकौड़े खिलाने लगी। तब तक अनीता ऑफिस से वापस लौटी तो बेटे को राधिका के पास बैठा देखकर उसके बदन में आग लग गई। आपे से बाहर होती हुई वह चिल्लाई, खबरदार, जो मेरे बच्चे को कुछ खिलाया, पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ती है। पहले माँ जी को अपना शागिर्द बना लिया, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो। सुनकर राधिका भी बौखला गई। वह गरज कर बोली, दीदी, ऐसे बेतुके इल्जाम तो मुझ पर लगाना मत। यदि माँ जी मुझसे प्यार करती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ खिलाकर शागिर्द बना लिया था। वह मेरे व्यवहार पर मरती थी, समझी आप। हाँ हाँ छोटी, सब समझती हूँ। तूने तो अपनी चाशनी जैसी बोली और बलखाती अदाओं से मेरे पति को भी काबू में कर रखा है। एक शब्द नहीं सुनते तेरे खिलाफ। तूने बहुत अच्छी तरह उनको अपने जाल में फंसाया है। दीदी, ये क्या कह रही हो तुम? मैं उन्हें भैया मानती हूँ। इतनी गंदी सोच रखती हो मेरे लिए? ओ, मैं जिंदा क्यों हूँ? ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? कहते हुए राधिका लड़खड़ा कर गिरने लगी। उसका सिर किचन के स्लैब से टकराया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। अनीता का छोटा बेटा घबरा गया। जल्दी से उसने पापा को फोन किया। राधिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि एक तो बीपी अचानक बढ़ जाने से दिमाग में खून का दबाव बढ़ गया। उस पर सिर में अंदरूनी चोटें भी आई है। इस वजह से राधिका कोमा में चली गई है। पर अचानक राधिका का बीपी हाई कैसे हो गया? उसे तो कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं रही। राधिका के पति ने पूछा तो अनीता ने सफाई दी, क्या पता, वह तो मैं नीचे गोलू को लेने गई थी, तभी अचानक राधिका गिर पड़ी। अनीता के पति ने टेढ़ी नज़रों से अनीता की तरफ देखा, फिर डॉक्टर से बात करने लगे। इधर राधिका के पति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीबी की देखभाल करे या बिटिया की। कैसे संभालेंगे सारे काम, कैसे चलेगा अब घर? इधर राधिका की तबीयत को लेकर चिंता तो थी ही। तब देवर के करीब आती हुई अनीता बोली, भाई साहब आप चिंता ना करो, मैं हूँ राधिका के पास। जब तक राधिका ठीक नहीं हो जाती मैं अस्पताल में हूँ।
राधिका मेरी बहन जैसी है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी उसका। जी भाभी जी, जैसा आप कहे। देवर ने सहमति दे दी, मगर जब पति ने सुना तो उसने शक की नज़रों से अनीता की तरफ देखा। वह जानता था कि अनीता के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इधर अनीता किसी भी हाल में राधिका के पास ही रुकना चाहती थी। वह दिखाना चाहती थी कि उसे राधिका की कितनी फिक्र है। कहीं न कहीं वह पति के आरोपों से बचना चाहती थी कि राधिका की इस हालत की जिम्मेदार वह है। वह बराबर डॉक्टर के पास जाकर राधिका की हालत की तहकीकात करने लगी। अंत में पति और देवर अनीता को छोड़कर चले गए। अनीता रात भर सो नहीं सकी, इस चिंता में नहीं कि राधिका का क्या होगा, बल्कि इस चिंता में कि कहीं उसे इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार न समझ लिया जाए। वैसे अस्पताल का माहौल भी उसे बेचैन कर रहा था। अगले दिन राधिका की हालत स्थिर देखकर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। राधिका के अलावा उस वार्ड में एक बुजुर्ग महिला थी जिसे दिल की बीमारी थी। महिला के पास उसका 18 साल का बेटा बैठा था। वार्ड में मौजूद महिला की तबीयत बार बार बिगड़ रही थी। रात में इमरजेंसी वाले डॉक्टर विजिट कर गए थे। उसकी हालत देख अनीता सहम सी गई थी। अब उसे सच में राधिका की चिंता होने लगी थी। 3 दिन इसी तरह बीत गए। अनीता राधिका के पास रही, एक बार भी घर नहीं गई। उस दिन रविवार था। अनीता ने अपने बेटों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो पति दोनों बेटों को उसके पास छोड़ गए। अनीता ने प्यार से उनके माथे को सहलाया और बोली, सब ठीक तो चल रहा है बेटे? आप लोग रोज स्कूल तो जाते हो ना? पापा कुछ बनाकर देते हैं खाने को। हाँ माँ, आप हमारी फिक्र मत करो, पापा हमें बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं। रूखे अंदाज में बड़े बेटे ने जवाब दिया तो अनीता को थोड़ा अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे बच्चे उसके बगैर ठीक से रह नहीं पा रहे हैं और ऐसे में उसका मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि सब ठीक है। अनीता ने फिर से पुचकारते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक होते ही मैं घर आ जाऊंगी। अभी तो मेरे लिए चाची को देखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। कितनी तकलीफ में है वह। मम्मी, आप प्लीज़ ज़्यादा ड्रामा ना करो। हमें पता है कि चाची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने। छोटे बेटे ने उसका हाथ झटकते हुए कहा तो बड़ा बेटा भी चिढ़े स्वर में बोलने लगा, कितनी अच्छी हैं हमारी चाची, कितना प्यार करती थी हमें। पर आप मम्मी, आपने उनके साथ कितना बुरा किया। वी हेट यू। कहते हुए दोनों बच्चे अनीता के पास से उड़कर बाहर भाग गए। अनीता भीगी पलकों से उन्हें जाता देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे उसे इस तरह दुत्कारेंगे। बिना आगे पीछे सोचे लालच में आकर उसने राधिका के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। कितनी जली कटी सुनाई। वह सब बातें बच्चों के दिमाग में इस तरह छप गई थी। अब बच्चे उसके वजूद को ही धिक्कार रहे हैं। अनीता ने आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू गिरने लगे। पुरानी बातें एक एक कर उसके जोहन में उभरने लगी। अपने बच्चों की नज़रों में इतनी नीचे गिरकर कैसे जिएगी वह। सच में राधिका ने तो कभी भी उससे ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की थी। उसने हमेशा राधिका को बात सुनाया, उसके मधुर व्यवहार का उपहास उड़ाया, उस पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। तभी बगल वाली बुजुर्ग महिला की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टरों की टीम आई और उस महिला को आईसीयू में ले जाया गया। इस सारे घटनाक्रम के फलस्वरूप अनीता के दिमाग पर एक अजीब सा सदमा लगा था। वह जोर जोर से रोने लगी। रोती रोती बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो खुद को बेड पर पाया। पास में डॉक्टर खड़े थे, दूर पति भी खड़े थे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी कि उसे पति से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने सुना कि डॉक्टर उसके देवर से कह रहे थे कि राधिका की सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी, दवा और हॉस्पिटल के दूसरे खर्च मिलाकर
करीब 20 लाख तो लग ही जाएंगे, पर राधिका को ठीक करने के लिए ये सर्जरी कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर देवर काफी परेशान दिख रहा था। अनीता जानती थी कि उसके देवर के पास अभी 2-3 लाख से अधिक नहीं है। हाल में ही उसने अपनी सास की हार्ट सर्जरी में करीब 10 लाख लगाए थे और वह खाली हो चुका था। अनीता हिसाब लगाने लगी कि उसके पति के पास भी 5 लाख से ज़्यादा नहीं निकल सकेंगे। वैसे भी दोनों भाइयों ने अपनी आधा से ज़्यादा जमा पूंजी बिजनेस में जो लगा रखी थी, तभी अनीता को अपने जेवर का ख्याल आया। कुल मिलाकर 8 लाख के जेवर तो थे ही उसके पास, बाकी के रुपए कहाँ से आएंगे, वही सोच में डूब गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन का ख्याल आया, उससे थोड़े जेवर ले सकती है, कुछ रुपए अपने भैया से उधार भी मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों भाई आपस में बातें करने लगे। छोटे ने उदास स्वर में कहा, भैया डॉक्टर तो इलाज के लिए इतना लंबा चौड़ा खर्च बता रहे हैं, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए। हाँ अमन, इतने रुपए तो मेरे पास भी नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी बेड पर लेटी अनीता उठ बैठी और बोली, देवर जी आप चिंता ना करो, रुपयों का इंतजाम मैं करूंगी। आप बस डॉक्टर को सर्जरी के लिए हाँ बोल दो और 2 दिनों की मोहलत ले लो। मगर भाभी, आप 2 दिनों के अंदर रुपए कहाँ से ले आएंगी? देवर जी, मेरे गहने किस दिन काम आएंगे, फिर भी रुपए कम पड़े तो दीदी या माँ के जेवर भी मिला लूंगी। मेरे भैया से कुछ कैश रुपए भी मिल जाएंगे। अनीता की बात सुनकर देवर मना करने लगा। अनीता के पति ने भी टोका, अनीता उनसे रुपए लेना ठीक होगा क्या? और फिर तुम्हारे जेवर, तुम तो कभी उन्हें हाथ तक नहीं लगाने देती थी। अपने जेवर तो तुम्हें जान से प्यारे थे, प्यारे तो हैं, पर राधिका की जान से प्यारे नहीं। अनीता ने कहा तो दोनों भाई उसे आश्चर्य से देखने लगे। अनीता ने 2 दिन के अंदर ही 20 लाख इकट्ठे कर लिए। राधिका की सर्जरी हो गई। सर्जरी सफल रही। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद राधिका घर आ गई। अब भी उसे काफी कमजोरी थी। इस दौरान करीब 1 महीने तक अनीता ने पूरे दिल से राधिका की सेवा की। अपने बच्चों के साथ राधिका की बेटी को भी संभाला। इस भाग दौड़ में अनीता का वजन काफी कम हो गया। एक दिन राधिका से मिलने उसकी बहन आई तो उसने अनीता को आश्चर्य से देखते हुए कहा, अरे अनीता दीदी, तुम्हारा वजन तो आधा रह गया। इस पर हंसती हुई अनीता बोली, हम दोनों जेठानी देवरानी का वजन मिला लो तो उतना ही वजन मिल जाएगा जितना पहले मेरा हुआ करता था। ये सुनकर राधिका की आंखें खुशी से भीग उठी और वह उठकर अनीता को गले से लगा ली। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।